वक्त आम इंतखाबात से पहले मोदी हुकूमत ने अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल लगातार छापेमारी के बाद हुकूमत ने यासीन मलिक की क़यादत वाली JKLF पर बैन लगाने का फैसला किया है। हुकूमत ने यह कार्रवाई दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयों के मद्देनजर की है। हुकूमत इससे पहले जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर भी बैन लगा चुकी है और अब JKLF पर भी बैन लगा दिया गया है। तो आम इंतखाबात से ठीक पहले मोदी हुकूमत अलहदगी पसंदों के खिलाफ सख्त हो गई है। लगातार छापेमारी के बाद हुकूमत ने यासीन मलिक की क़यादत वाली JKLF पर बैन लगाने का फैसला किया है। 28 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने जमात इस्लामी JNK को भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया था। उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि जमात इस्लामी JNK जमात इस्लामी हिंद से बिल्कुल पृथक संगठन है। 1953 से इसका अलग संविधान है और कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमात इस्लामी JNK के द्वारा ही एक प्रकार से खड़ा किया गया और हर प्रकार की सहायता हिजबुल मुजाहिदीन को इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती रही है, जैसे रिक्रूट्स, फंडिंग, शेल्टर, लॉजिस्टिक्स इत्यादि। The organization which has been declared unlawful today, that is the Jammu and Kashmir Liberation Front, led by Mohammad Yasin Malik, has spearheaded the separatist ideology in the valley, and it has been at the forefront of separatist activities and violence since 1988. Murders of Kashmiri Pandits by JKLF in 1989 had triggered their exodus from the valley. And Mohammad Yasin Malik was the mastermind behind the purging of Kashmiri Pandits from the Kashmir Valley and was responsible for their genocide. JKLF के विरुद्ध कई सारे गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का मामला, डॉक्टर रुबैया सईद जो श्री VP सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री थी, का अपहरण सम्मिलित हैं। साथ ही यह संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अवैध तरीके से धन मुहैया कराने के लिए जिम्मेवार रहा है। JKLF चंदा एकत्र कर जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए हुर्रियत के कार्यकर्ताओं और स्टोन पेल्टर्स के बीच धन के वितरण और विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्य में भी सक्रिय रूप से लिप्त रहा है। वादी में NIA टेरर फंडिंग और दीगर कई मामलात को लेकर अब की बार जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अमानुल्लाह खान से लेकर मोहम्मद यासिन मलिक तक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने कई मौकों पर अपनी मौजूदगी का इजहार किया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जब मिलिटेंसी शुरू हुई तो पहली जो मिलिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन थी वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट थी। बाद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने बंदूक को साइड में रखकर बातचीत पर आमादा होने का भी शक जाहिर किया। दरअसल वादी में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नाम से कई जगहों पर दफातर थे, कई जगहों पर ट्रस्ट थे और कई जगहों पर उनके वर्कर भी काम करते थे। लेकिन अब की बार एंटी टेरर एक्टिविटीज में मुलविस होने के बाद अब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर जमात इस्लामी के बाद बैन आयद कर दी गई है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर बैन आयद कर दी गई, वहीं मौजूदा चेयरमैन JKLF में मोहम्मद यासिन मलिक पहले ही कोट बिलवाल जेल जम्मू मुंतकिल कर दिए गए हैं। पहले ही शक जाहिर किया जा रहा था कि जमात इस्लामी के साथ साथ कई ऐसी तंजीमों को बैन कर दिया जाएगा। अब वो ना ही कोई जलसा, ना ही कोई इस तरह का इज्तिमा और ना ही अपनी सरगर्मियां जारी रख सकती है। आने वाले कल में अब नजर ये रखनी होगी कि JKLF के बाद और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होगी जो मिलिटेंसी के बाद
दीनी या सियासी तंजीमें बनने के बाद अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए थे। एक बड़ा सेटबैक होगा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट खुलेआम एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रस्ट भी चलाया करते थे। इस तरह से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बाज़ाब्ता तौर पर आज से जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया गया है। तजुमुल हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जम्मू से मजीद बातचीत के लिए भी जुड़ गए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। तजुमुल, जिस तरीके से मरकजी हुकूमत ने एंटी टेरर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है और JKLF पर बैन लगा दिया है, अब अगला नंबर क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होने वाला है हुकूमत का? देखिए, जब रियासत में मौजूदा दौर में हम देखें तो कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और रियासत से वक्त सदर रूल में है और गवर्नर के पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बैन करने का जमात इस्लामी के बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा और अब से तकरीबन रिएक्शन आना शुरू हुई हैं। PTP सदर महबूबा मुफ्ती के मुताबिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ बातचीत भी की और इस तरह से बैन करने से मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन जहां तक अगली तंजीमों की बात करें, जम्मू कश्मीर में इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ जो बड़ी तंजीमें हैं जिनमें दुख्तरान मिलत है, जिनमें जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग है, ये वो तंजीमें हैं जिनके सरबराह इस वक्त जेल में है, आसिया इंद्राबी, मसरत आलम भट्ट और कई एक तंजीमें हैं जिनको बाज़ाब्ता तौर पर अब बैन के नक्शे में लाया जा सकता है, क्योंकि टेरर फंडिंग, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के साथ साथ इन तंजीम पर आरोप या इल्जामात हैं कि वो जम्मू कश्मीर में हालात को खराब करने पर उतरे हुए हैं। जिसके बाद JKLF से कबल जमात इस्लामी और JKLF के बाद कई एक तंजीमें हैं जो कि कुल मिलाकर 20 से 25 तंजीमें ऐसी हैं जो कि JRL के बैनर तले काम कर रहे हैं, एक शेल्टर के तहत, एक अम्ब्रेला के तहत, और जो डायरेक्शंस हैं, जो हिदायत है, वो कुल मिलाकर चेयरमैन जो है उनकी तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन JKLF, चूंकि आपको याद होगा शाहबाज, ये जम्मू कश्मीर की पहली मिलिटेंट आउटफिट तंजीम है। जमात इस्लामी हालांकि किसी भी मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल अभी तक नहीं थी, लेकिन JKLF ने बराह रास्त जम्मू कश्मीर में बंदूक का रास्ता चुना। कुछ साल गुजर गए, उनका काडर बिखर गया, गिरफ्तारियां हुई, सरेंडर हुए, कुछ लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की सरबराही यासीन मलिक के हाथों हुई अमान खान के बाद, और उन्होंने अपना मौकिफ मुंतकिल किया और कहा कि हिंसा या तशद्दुद से कोई मसला हल होने वाला नहीं है, और उन्होंने सियासी तौर पर अपनी जदोजहद शुरू की। और आपको याद होगा कि शाहबाज मोहम्मद तजम्मुल, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा और आपके पास फिर से मैं आऊंगा, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ PDP के स्पोक्स पर्सन नजमुल साकिब साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका अज़ीज़ इस्लाम में। नजमुल साकिब साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मरकजी हुकूमत ने JKLF को बैन कर दिया है, सबसे पहले आपकी रिएक्शन जानना चाहूंगा। देखिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एज फॉर्मल स्टेक होल्डर नेगोशिएट किया है रिगार्डिंग द इशू ऑफ कश्मीर, जी, आज एक गवर्नमेंट अभी रिसेंट पॉलिसी आई है, सरेंडर पॉलिसी एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जहां पे जिस पॉलिसी में ये वाज़ेह किया गया कि जो लोग भी गन को तर्क करेंगे उनको हम बाज़ाब्ता रिहेबिलिटेट करेंगे इन सोसाइटी, दे विल हैव राइट टू डिसेंड इन अ फॉर्मल वे। JKLF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो गन वायलेंस में बिलीव करती थी और उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेसी में भरोसा रखा, उन्होंने वायलेंस जो है वो तर्क किया। ये तो एक डेमोक्रेटिक गेम थी हमारे लिए। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऐसा स्टेप, पहले जमात इस्लामी को जो कि एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोगों की खिदमत के लिए काम करती थी, मजहबी उनका अपना एक ये जो मिशन था उस पर काम करती थी, आज जो है पॉलिटिकल जिनकी आइडियोलॉजी जो सिर्फ अपने डिसेंट से, जो डायलॉग से, रिकॉन्सिलिएशन। तो क्या आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप JKLF की हिमायत में हैं? नजमुल साकिब साहब जी जी, आप क्या JKLF की हिमायत में हैं? देखिए, हम JKLF की हिमायत में होना या ना होना ये क्वेश्चन सवाल आज खड़ा नहीं होना चाहिए। आज ये सवाल होना चाहिए कि जो गन को, जो वायलेंस को तर्क करने हैं, क्या हम उनके साथ हैं कि जो गन का जो वायलेंस का रुख करते हैं दोनों तरफ से, जहां से भी एक साइड भिड़ता है दूसरे साइड भिड़ता है, कॉमन कश्मीरी मरता है, क्या हम उसके साथ है? या उसकी बात करें कि जो डायलॉग टेबल पर बैठने के लिए तैयार है, क्या हम उसके साथ है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन
हर एक फर्द के साथ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ शाना बशाना खड़ी होगी, जो जम्मू एंड कश्मीर के मसले मसाइल के लिए डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन के जो मेजर्स हैं उसमें अमन का रास्ता इख्तियार करें। नजीर साकिब साहब, कितनी बार डायलॉग हुआ है, शायद आपको भी याद होगा, आप भी यहाँ पर सत्ता के अंदर है, सियासत के अंदर है, आपको भी पता है कि कितनी बार हुकूमत की तरफ साथ बातचीत की गई है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो कार्रवाई की गई है उसमें सीधे तौर पर ही कहा गया है कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर मुलविस है जो ये अलगाववादी लोग हैं और इसीलिए इनके ऊपर बैन किया गया है। बाकायदा उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो चंदा इकट्ठा होता है उससे उन लोगों को फंडिंग की जाती है। देखिए, अगर आपको याद हो, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जैसे मैंने अब पहले ही कहा, एक बाज़ाब्ता मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके पास गन था। इन्होंने बिल्कुल एक कॉन्शियस डिसीजन ली, गन को इन्होंने तरक किया। दे रिनाउंस्ड एंड डिनाउंस्ड गन एज अ मींस ऑफ रेजोल्यूशन। अब उसके बाद कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनके साथ नेगोशिएट करते हैं, कभी जो अनऑफिशियल जो ये है इंटरलॉक्यूटर्स उनके साथ बात करते हैं। तो कहां से एक दिन उनको आप स्टेक होल्डर बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के इशू में, दूसरे दिन अगले दिन उनको आप इंटरनेशनल बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, आखिर जम्मू एंड कश्मीर का मसला क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल रही है कि जिनके हाथ में गन है दोनों साइड से सिर्फ वही हल करेंगे, कि जो टेबल पे बैठने वाले हैं वो तो है नहीं, फिर वो तो इंटरनेशनल हुए क्योंकि उनके पास दिमाग में आइडिया है, आइडियोलॉजी है। देखिए, ये बिल्कुल जो आज जो पॉलिसी इख्तियार की गई है कि जो आइडियोलॉजी बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बैन करने के, ये बिल्कुल गलत स्टेप है। हम इसको अनइक्विवोकली कंडेम करते हैं। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप जब जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के ऊपर बैन किया गया था तो पीडीपी सदर यहां पर हिमायत में उतरती नजर आई थी, उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया था। क्या अब जेकेएलएफ की हिमायत में भी आप लोग उतरेंगे? देखिए, वो पार्टी लीडरशिप उस पर गौर-खोज करेगी, उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा, बट हम इस डिसीजन के बिल्कुल हक में नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, जब हम अभी तक ये आज तक ये जमहूरियत में हर एक चलिएगा, यानी कि आपका ये कहना है कि पीडीपी इस वक्त जेकेएलएफ के साथ में है और जैसी आपकी पार्टी आगे राय कायम करेगी उसके बाद आगे देखा जाएगा कि क्या वो उनके लिए एहतजाजी मुजाहरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका। तो फिलहाल आपको बता दें कि जेकेएलएफ जो है उसको बैन कर दिया गया है और आपको यह भी बता दें कि एंटी टेरर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से यूएपीए के सेक्शन 3 के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और तमाम आरोप ये लगे हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ ताल्लुक है। कर्नल तेज टिक्कू साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। टिक्कू साहब, कितना सही मानते हैं आप जेकेएलएफ के ऊपर पाबंदी आयद करना? देखिए, पहले तो मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि सरकार को 30 साल लगे जेकेएलएफ को बैन करने के लिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये सबसे पहली तंजीम थी कश्मीर के अंदर जिन्होंने 89-90 के साल में सबसे ज्यादा तबाही कश्मीर में मचा रखी थी। ये पाकिस्तान का एक प्रेफर्ड तंजीम थी उन दिनों जी। और पहली जो घटनाएं हुई कश्मीर के अंदर, खासकर सितंबर 89 से लेकर 90 के एंड तक, उसमें जेकेएलएफ का हाथ था। उस समय हिजबुल मुजाहिदीन सक्रिय नहीं था, लश्कर तोयबा नहीं आया था, जैश ए मोहम्मद नहीं आया था जी। तो उस समय जो जितनी भी मिलिटेंट एक्टिविटी कश्मीर में हुई वो जेकेएलएफ ने करी। जेकेएलएफ का जो अभी सरगना अभी घूम रहा है यासीन मलिक, उसने खुद 4 एयरफोर्स के कर्मियों को मारा था बरजुला में और वो मारने के बाद भी पकड़ा नहीं गया, इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात बताना चाहता हूं, मैं बिल्कुल एक जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जेकेएलएफ ने ही कश्मीरी पंडितों का शोषण किया था, उनको मारा था और कश्मीरी पंडितों को मजबूर किया था कश्मीर वादी को छोड़ने पर। और उस समय किसी पाकिस्तानी का उसमें हाथ नहीं था, इनडायरेक्ट हाथ था, लेकिन जो असली गोलियां चली, जिन्होंने मजबूर किया कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ने के लिए, उसमें सिर्फ जेकेएलएफ ही मुनव्विस था। और जेकेएलएफ ने अभी तक
कितनी तबाही मचाई है वहां पर। और ये अलग बात है कि JK-LF को फिर हिजबुल मुजाहिदीन ने खत्म किया, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा उनके ऊपर उठ गया, तो उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्यादा तरजीह दी। और उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन के बाद उन्होंने लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद और ऐसे तंजीमें वहां पर कश्मीर में ले आई उनको मजबूत करने के लिए। लेकिन 89-90 के अंदर जितनी भी तबाही कश्मीर में हुई, जितनी मार दार और खून बहा, वो JK-LF की कार्रवाई थी। और सबसे जरूरी बात यह है कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने का, कश्मीरी पंडितों के एथनिक क्लींजिंग और जेनोसाइड के जिम्मेदार JK-LF था। बिल्कुल, लेकिन एक चीज कम से कम देर से आया दुरुस्त आया, तो उनको देर से आया दुरुस्त आया। लेकिन कर्नल तेज टिक्कू साहब, मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि इन सब के बीच जो आप कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए और काफी अरसा बीत गया तब जाकर इसके ऊपर पाबंदी आयत की गई है, क्या इसके पीछे आप सियासत को जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारी PDP के एक स्पोक्स पर्सन से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस तरह की जो पाबंदी आयत की जा रही है उसको गलत बता रहे हैं वो। देखिए, PDP का हमेशा मौकिफ रहा है कि वो उन्होंने हुर्रियत की बात करनी है। उनका पॉलिटिक्स हमेशा हुर्रियत से अलाइंड है। जो हुर्रियत बात कहती है वो PDP कहती है, क्योंकि हुर्रियत का जो वोट बैंक है वो बनाया ही है हुर्रियत। जिस PDP का जो वोट बैंक है वो हुर्रियत ने ही बनाया, हुर्रियत का ही है। तो आप उनकी हिस्ट्री नोट कीजिए, पहले से जब जिस दिन से PDP बनी है तब से लेकर अभी तक उनका हर स्टेटमेंट, उनका हर बयान, उनकी हर कार्रवाई, उनकी हर हरकत, उनका हर पॉलिटिक्स हुर्रियत के साथ अलाइंड है। वो हुर्रियत की ही बात करेंगे। तो PDP क्या कहता है तो हमें पहले ही मालूम है, स्टेटमेंट आने से पहले हमें मालूम है वो क्या बोलेंगे। उनका कोई नेशनलिस्ट एजेंडा नहीं है, वो हुर्रियत के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके मिलिटेंट्स का ओवरग्राउंड पार्टी की तरह से वो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला उसका इतना ज्यादा अहमियत नहीं है, उसमें सच्चाई भी नहीं है कोई। ये तंजीमें जो कश्मीर में भी बैन हो रही है, कश्मीरी पंडित जो इसके सबसे बड़े सफरर थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी वहां पर, तो उसके जिम्मेदार जो थे उनको पहले बैन करना चाहिए था। और अब JK-LF तो इतना अब ज्यादा मजबूत भी नहीं है, लेकिन चलो बैन कर दिया तो कम से कम गवर्नमेंट ने ये तो माना है कि ये जिम्मेदार थे कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के, और उस वजह से ये सरकारी कार्रवाई को हम वेलकम करते हैं। जी, वेलकम करते हैं। और एक चीज और समझना चाहूंगा सर आपसे कि अब आगे आने वाले वक्त में मरकजी हुकूमत को और क्या क्या स्टेप्स उठाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को बैन किया गया, उसके ऊपर पाबंदी आयत की गई, अब JK-LF के ऊपर पाबंदी आयत की गई है, और कौन से ऐसे जो ग्रुप्स हैं वो चल रहे हैं जो कि लगातार फिजा को बिगाड़ते हैं कश्मीर की? देखिए, कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कभी भी स्थिति को सामान्य होने नहीं देंगे। वो कभी भी नॉर्मल सी रेस्टोर नहीं होंगे, क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। दूसरी बात यह है, अगर कोई आदमी बात भी करना चाहता है नॉर्मल सी रिटर्न करने के लिए, उनको बंदूक का डर लगा रहता है। जो कश्मीर में प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान की, वो बहुत सक्रिय हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछले 2 साल में ऑपरेशन ऑल आउट में काफी सारी तंजीमें तो ऑलमोस्ट तकरीबन उनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। और जो पॉलिटिकली हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे हमारे पॉलिटिशियन हैं कभी कभी गलत, कभी कभी क्या हमेशा उनका तो काम है कि वो कश्मीरियों और हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों के साथ और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन, बिल्कुल, यानी कि वो एक तरीके से सियासी रोटियां सेकते रहते हैं, और शायद यही वजह है कि मसला कश्मीर लगातार बना रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के कर्नल तेज टिक्कू साहब आपका। और हमारे जो ब्यूरो चीफ है सैयद तजम्मुल, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तजम्मुल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि यही वो वक्त था जब यहां पर JK-LF ने अपने पैर पसारे थे 90s की अगर हम बात करें, तो आखिर कौन कौन से ऐसे केसेस थे जिसकी वजह से लगातार ये बढ़ता चला गया और इसने पूरे कश्मीर के अंदर अपना एक दबदबा बना लिया था, जम्मू के अंदर अपना दबदबा बना लिया था? क्या इसकी अगर हिस्ट्री की हम बात करें, जो माजी रहा है वो क्या कुछ रहा है? शाहबाज, बिल्कुल, जहां तक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक की सरबराही वाली की बात करें तो आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की जो शुरुआत है इसी तंजीम ने की। जी, लगातार ये तंजीम जो है कई एक मामलों में जिनमें कई ज्यादा किलिंग्स हैं, कश्मीरी पंडित जो कि महाजर होके रह गए अपने अपने घरों में, उन्हें घर छोड़ना पड़ा, उन पे भी इल्जाम है कि उसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने उन्हें या तो डराया या तो धमकाया या मजबूर किया। कई हिलाकतों का भी केस है। इंडियन एयरफोर्स के कुछ जवान हैं, कुछ अफसर हैं जिनकी हिलाकत का
मामला अभी कोर्ट में है और इल्जाम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक हैं। दरअसल जेके अलफ के दो ग्रुप काम कर रहे हैं, एक यासीन मलिक की सरबराही, दूसरा जावेद अहमद मीर की सरबराही, जो कि उस वक्त जेके अलफ में यासीन मलिक के साथ मिलिटेंसी के दौर में बतौर मिलिटेंट कमांडर उनके साथ साथ रहा। बाद में कुछ नजरियाती इख्तलाफात हुए और वो अलग अलग हुए, लेकिन जेकेएलएफ का नाम जेकेएलएफ आर और जेकेएलएफ एम यानी माइसमा राजबा के नाम से इन्हें आगे चलते रहे। लेकिन उसके बाद जो लगातार मिलिटेंसी में हिजबुल मुजाहिदीन नामी दूसरी तंजीम ने अपनी शुरुआत की, तो उस वक्त जेकेएलएफ और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में आपसी भी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हुई, हिलाकतें भी बहुत ज्यादा मिलिटेंटों की आपस में हुई। लेकिन उसके बाद जेकेएलएफ ने बंदूक जो है, या तो उनके पास मैन पावर खत्म हुआ या ज्यादातर लड़कों ने सरेंडर किया या लड़के खत्म हो गए। उसके बाद जेकेएलएफ नामी तंजीम जो है उसने बंदूक साइड में करके बातचीत और कहा कि हिंसा से तशद्दुद से कोई मामला हल नहीं होगा, बल्कि उस वक्त बातचीत में भी पहल की। और मोहम्मद यासीन मलिक जब अपना एहतजाज करते थे तो थोड़ा सा अनोखा होता था, भूख हड़ताल करते थे। कई बार हमने देखा कि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर कई अहम सियासतदानों के मैसेज के बाद भूख हड़ताल खत्म भी कर दी। लेकिन लगातार आपने देखा होगा कि JRL के जो एहतजाज होते हैं वो माइसमा से शुरू होते हैं। उसमें JRL के लिबरेशन फ्रंट की जो इकाई है, उनके जो नायब सदर बशीर अहमद भट्ट हमेशा ऐसे एहतजाज की क़यादत किया करते थे। और बहुत सारे मामला हैं जिनको लेकर कोर्ट में कई केसेस हैं, चाहे वो जावेद अहमद मीर हो, बिट्टा कराटे हो या मोहम्मद यासीन मलिक हो, जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा केसेस जो है अभी कोर्ट में पड़े हुए हैं। हालांकि जावेद अहमद मीर अभी अपनी रिहाइशगाह पे ही है, लेकिन बिट्टा कराटे और यासीन मलिक फिलवक्त मुख्तलिफ जेलों में है। और पहले ही बिट्टा कराटे को NIA ने गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कई एक केसेस में हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जब कश्मीर में बातचीत की बात करें तो हमेशा आपने देखा होगा कि एहतजाज जुमे के बाद, नमाज के बाद इज्तिमाई खिताब और कई एक जो मौकों पर हमेशा कहते थे कि मसला कश्मीर का जो हल है वो जरूर तलाश करना होगा। लेकिन मिलिटेंसी सवाल पजीर होने के बाद इस तंजीम ने सियासी तौर पर अपनी जदोजहद चलाई और कई केसेस हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं और कई ऐसे केसेस हैं जिनको लेकर आज जो मरकज का फैसला आया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बाज़ाब्ता तौर पर अब बैन कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर इस वक्त बीजेपी लीडर हमारे साथ प्रिया सेठी जुड़ गई हैं। प्रिया जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मरकजी हुकूमत ने जिस तरीके से फैसला लिया है, वाकई हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन PDP की अगर हम बात करें तो वो इसकी मजम्मत कर रही है। देखिए, जो भी एंटी नेशनल मूवमेंट को चलाता है या एंटी नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करता है, उन सब के खिलाफ अगर भारत सरकार एक कदम उठाती है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और मुझे लगता है इससे काफी आपकी मिलिटेंसी जो है वो क्रब होगी। कहीं ना कहीं जो इनके तार जुड़े हुए हैं, जो इनके चीजें जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। PDP तो आपने देखा है किस तरह से इसका रहता है। वो पहले जब वो पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर के पद पे होते हैं तो और भाषा बोलते हैं और दूसरी भाषा वो अलग बोलते हैं। तो ये जो भारत के टुकड़े करने की कोशिश करता है या भारत के ऊपर जो एंटी नेशनल चीजों को एग्रीवेट करने की कोशिश करता है, मुझे लगता है बहुत ही सराहना कदम है भारत सरकार का। और इससे बहुत ज्यादा आपका जो पीस मूवमेंट और डेवलपमेंट का जो रास्ता जम्मू कश्मीर में आएगा, उससे बहुत एक फर्क पड़ने वाला है। जी, और एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि क्या आने वाले वक्त में बीजेपी या फिर मरकजी हुकूमत ऐसी जो एंटी नेशनलिस्ट तंजीमें हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है? अगर आप मेरे से सच्चा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि भैया, जो भी अपने देश के खिलाफ भी अगर कोई बात करता है, अपने देश के खिलाफ भी कोई चीज करता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और एक लॉ प्रोड्यूस होना चाहिए जिसके खिलाफ बोलने वाला भी, अपने देश के खिलाफ बोलने वाला, अपने देश की गरिमा को नीचे करने वाले के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो अब ये देखना है होगा कि आगे आने वाले वक्त में कौन कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से JKLF के ऊपर पाबंदी आयद की गई है, बैन कर दिया गया है, अब जाहिर तौर पर जो बाकी की तंजीमें हैं जो फिजा को कश्मीर की खराब करती हैं, उनके ऊपर भी क्या बैन लगेगा या नहीं, ये देखना है होगा। तजम्मुल हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब ये देखना है होगा कि आने वाले वक्त में कश्मीर की फिजा खराब ना हो और क्या कुछ इंतजामात मरकजी हुकूमत की तरफ से किए जाएंगे।